नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जून महीने में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है और इस प्रारंभिक परीक्षा में करंट घटनाओं से संबंधित आपकी तैयारी बेहतर हो सके, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक सीरीज की शुरुआत की है जिसका नाम है टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज। इस सीरीज के माध्यम से हम अलग अलग सेगमेंट्स के अंतर्गत आपके सामने पिछले एक वर्ष की तमाम घटनाओं को समाहित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि करंट घटनाओं से संबंधित आपकी तैयारी संपूर्णता प्राप्त कर सके। आज हम जिस सेगमेंट पर बात करने वाले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आज के इस टॉपिक के अंतर्गत हम किन खबरों पर मुख्य रूप से विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो पिछले वर्षों की इन तमाम घटनाओं पर और वर्तमान वर्ष में जो भी आपके लिए रेलेवेंट विषय है उन पर हम विस्तार से चर्चा इस प्रोग्राम के अंतर्गत करेंगे। तो सबसे पहले रूस यूक्रेन शांति योजना पर बात करेंगे। हाल ही में शंग्रीला जो कि सिंगापुर में स्थित है, वहां पर इसको लेकर के रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के एक शांति योजना प्रस्तुत की गई अलग अलग देशों द्वारा। इसमें इंडोनेशिया और चीन द्वारा प्रस्तुत योजनाएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, तो उन योजनाओं पर बात करेंगे। फिर क्वाड समूह के बारे में बात करेंगे। भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान के मध्य विकसित होने वाला ये एक रणनीतिक समूह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और लगातार इसका रणनीतिक महत्व बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमारे लिए चर्चा का विशेष रूप से फोकस हो जाता है। इसी तरह से एक और खबर वर्ष 2023 में चर्चा में रही जिसको हम अब्राहम समझौते के रूप से जानते हैं, जिसमें इजराइल के अलग अलग अरब राष्ट्रों से संबंधों को एक तरह से स्थायित्व प्रदान करने की कोशिश की जा रही है, शांति प्रदान करने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की मध्यस्थता के माध्यम से। फाइव आइज अलायंस भी कनाडा और भारत के संबंधों के परिप्रेक्ष्य में चर्चा में आ गया था और इसलिए इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। और चीन के स्टेपल्ड वीजा की भी आज के प्रोग्राम में चर्चा होगी। तो चलिए आज के प्रोग्राम की सबसे पहली खबर देखते हैं जो रूस यूक्रेन शांति योजना से जुड़ी हुई है। चर्चा में क्यों रहा? चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में शंग्रीला वार्ता रक्षा शिखर सम्मेलन के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष के लिए एक शांति योजना प्रस्तुत की गई और इसमें एशिया के कई देशों ने इस शांति योजना को प्रस्तुत किया। कौन कौन से देश थे? इंडोनेशिया, चीन, थाईलैंड और सिंगापुर सहित कई देशों ने इसमें हिस्सा लिया था और शांति योजना प्रस्तुत की गई। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष को समाप्त करने का प्रयास करना, उसको हल करने का प्रयास करना। तो इसमें किस तरह की योजनाएं प्रस्तुत की गई है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि रूस यूक्रेन का संघर्ष कहां पर ये चल रहा है। तो 24 फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, उससे पहले की क्या स्थिति थी? उससे पहले रूस और यूक्रेन के मध्य ये सीमा हुआ करती थी। इसके बाद इस पूरे हिस्से पर रशिया ने एक तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया है और क्रीमिया वाले हिस्से पर उसका नियंत्रण वर्ष 2014 में स्थापित हुआ था। एक तरह से उसने इस पूरे क्षेत्र को 3 डिवीजन में या 3 प्रशासनिक क्षेत्रों में भी विभाजित कर दिया गया है। तो 4 प्रशासनिक क्षेत्रों में विभाजित किया है। 2 ऊपर के क्षेत्र ये हैं जी, इस पूरे क्षेत्र को, यहाँ तक के क्षेत्र को डोनबास रीजन के रूप में जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डोनबास के रीजन के नाम से। और इसमें 2 ओब्लास्ट स्थित हैं। ओब्लास्ट क्या है? एक प्रशासनिक इकाई है। जो ऊपरी ओब्लास्ट है इसको हम लुहांस्क के नाम से जानते हैं और जो इसके नीचे स्थित है इसको हम डोनेस्क के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो तीसरा क्षेत्र है उसको हम खेरसन के नाम से जानते हैं और खेरसन के नीचे यहाँ पर दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र में जो क्षेत्र स्थित है इसको हम जपोरिजिया के नाम से जानते हैं। तो ये 4 क्षेत्र बनाए हैं और इस पर रूस ने अपना नियंत्रण पूरी तरह से स्थापित कर लिया है और यहाँ पर पूरे संघर्ष के क्षेत्र रूस और यूक्रेन के बीच बने हुए हैं। इसी तरह से काला सागर, जो कि एक रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, काला सागर तक रशिया की पहुंच बहुत अधिक बढ़ गई है जबकि यूक्रेन की पहुंच बेहद सीमित हो गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए आप जानते हैं कि जुलाई 2022 में एक समझौता तुर्की और संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से रूस और यूक्रेन के बीच करवाया गया था ताकि यहाँ यूक्रेन के बंदरगाहों से, विशेष तरह ओडिशा से अनाज का निर्यात किया जा सके, क्योंकि यहाँ से होने वाला अनाज का निर्यात विशेष तौर से उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो ये पूरी स्थिति है।
अब हम देखते हैं कि शांग्रीला में जिस प्रकार का शांति के प्रयास किए गए हैं, शांति योजना प्रस्तुत की गई है, वो किस तरह की शांति योजना है, उसमें किस तरह के प्रस्ताव सामने आए हैं। जैसे इंडोनेशिया का जो शांति प्रस्ताव है उसमें वर्तमान स्थितियों में युद्ध विराम की अपेक्षा की गई है, युद्ध विराम की अपील की गई है, और इसका उद्देश्य है कि लड़ाई को समाप्त कर दिया जाए और वर्तमान में जो संघर्ष चल रहा है उसमें हताहतों की संख्या को भी सीमित किया जाए। उसी प्रकार से अगर हम शत्रुता की बात करते हैं तो शत्रुता की भी तत्काल समाप्ति पर बात की गई है, और ये कहा गया है कि चाहे विश्व हो और चाहे एशिया हो, इन दोनों ही क्षेत्रों के लिए पूरी तरह से इस तरह का संघर्ष आर्थिक और खाद्य संकट खड़ा कर सकता है, क्योंकि यूक्रेन को विश्व का ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। विशेष तौर से गेहूं का और मक्का के उत्पादन में यूक्रेन का विशेष योगदान रहता है निर्यात के दृष्टिकोण से। इसके अलावा सूरजमुखी के तेल का भी बड़े स्तर पर वहां पर उत्पादन होता है। उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में यूक्रेन से होने वाला खाद्य निर्यात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वो न केवल वहां के क्षेत्र के लिए बल्कि वैश्विक दृष्टिकोण से और एशियाई दृष्टिकोण से भी खाद्य सुरक्षा के लिहाज से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो आर्थिक और खाद्य आपूर्ति के मुद्दों ने एशियाई देशों को प्रभावित किया है, इसलिए तत्काल शत्रुता की समाप्ति की अपील इंडोनेशिया की योजना में की गई है, उसके शांति प्रस्ताव में की गई है। वर्तमान स्थितियों में युद्ध विराम की अपील की गई है। उसका उद्देश्य जाहिर बात है कि उसका उद्देश्य यह है कि लड़ाई को समाप्त कर दिया जाए और हताहतों की संख्या को सीमित किया जाए, उसको भी कम कर दिया जाए। ये वही युद्ध विराम की एक सामान्य तौर से दोबारा यहाँ स्थिति आ गई है। तो चीन की शांति योजना में किस तरह की चीजों को प्रस्तुत किया गया है? चीन की शांति योजना में वस्तुतः 12 सूत्री शांति योजना है, यानी 12 नियमों के आधार पर इसको स्थापित करने का प्रयास किया गया है। जैसे रूस की सुरक्षा चिंताओं पर विचार किया गया है और साथ ही रूस की सुरक्षा चिंताओं पर विचार करते हुए युद्ध विराम की मांग की गई है। साथ ही यूक्रेन को मानवीय सहायता प्रदान करना इसके अंतर्गत शामिल है। कैदियों की अदला बदली को सुविधाजनक बनाना और साथ ही एक तरफा प्रतिबंधों को हटाना भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। जब हम एक तरफा प्रतिबंधों की बात करते हैं तो वो विशेष तौर से रूस के प्रति जिस तरह से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने एक तरफा प्रतिबंध लगाए गए हैं, उसके संदर्भ की बात यहाँ पर हो रही है। यूक्रेन को पश्चिमी सहयोगियों की मदद लगातार मिल रही है और चीन के विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी सहयोगियों ने रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन को महत्वपूर्ण रूप से सैन्य सहायता प्रदान की है, और दूसरी तरफ रूस पर एक तरफा आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए एक तरफा प्रतिबंधों को हटाने की मांग यहाँ की गई है। अगर हम रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें तो ये 24 फरवरी 2022 को शुरू होता है और इसके अंतर्गत रूस ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बनाया और इसके साथ ही अपने सैनिकों को और प्रॉक्सियों को कई मोर्चों पर आगे बढ़ाया। जब हम प्रॉक्सी की बात करते हैं, प्रॉक्सी का यहाँ संदर्भ क्यों आया है, उसका कारण यह है कि वैगनर समूह जो कि एक सैनिक समूह है, उसका भी इस्तेमाल रूस ने इस युद्ध में किया गया है, रूस के द्वारा इस युद्ध में किया गया है और कई मोर्चों पर उसने वैगनर समूह का युद्ध के अंतर्गत इस्तेमाल किया है। आक्रमण ने एक वैश्विक संकट को जन्म दिया है और मानवीय आपदा को भी जन्म दिया है, क्योंकि काफी न केवल सैनिक इस युद्ध में हताहत हुए हैं बल्कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को, लाखों की संख्या में पलायन भी अपने क्षेत्रों से करना पड़ा है। संघर्ष का जो मुख्य कारण है वो ऐतिहासिक, भू राजनीतिक और वैचारिक माना जा रहा है। अगर हम शांग्रीला वार्ता की बात करें, उसके शिखर सम्मेलन की बात करें, तो ये वार्ता शिखर सम्मेलन जो होता है ये सिंगापुर में आयोजित होता है, जिसको हम शांग्रीला डायलॉग के नाम से जानते हैं। ये एक स्वतंत्र थिंक टैंक द्वारा आयोजित होता है जिसका नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज। ये वार्षिक रूप से आयोजित होता है और एक अंतर सरकारी सुरक्षा सम्मेलन है। इसमें अलग अलग देशों के रक्षा मंत्रालयों के स्थायी प्रमुखों और ज्यादातर एशियाई प्रशांत राज्यों के सैन्य प्रमुखों के साथ साथ पार्लियामेंटेरियंस, एकेडमिक्स और इसके अलावा पत्रकार और व्यापारी प्रतिनिधियों के द्वारा भाग लिया जाता है। संवाद का नाम कहाँ से आया है? सिंगापुर के एक होटल के नाम पर आया है जिसका नाम है शांग्रीला होटल, और वर्ष 2002 से इस तरह की वार्ताएं आयोजित की जा रही है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है क्षेत्र में रक्षा और सुरक्षा समुदाय में सबसे महत्वपूर्ण नीति निर्माताओं के बीच समुदाय की भावना पैदा करना और व्यावहारिक सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ये रूस यूक्रेन शांति
के जो प्रयास किए गए शांग्रीला डायलॉग के माध्यम से या शांति योजना जो प्रस्तुत की गई विशेष तौर से इंडोनेशिया और चीन के द्वारा, उस पर हमारी बात हुई। एक और संगठन लगातार वैश्विक स्तर पर उभर रहा है जिसको हम क्वाड समूह के नाम से जानते हैं। भारत के इसमें शामिल होने के कारण ये विशेष रूप से चर्चा में है और साल 2023 में जापान के हिरोशिमा में क्वाड समूह की बैठक हुई। क्वाड समूह के बारे में अगर हम सामान्य तौर से बात करें तो ये एक अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता है, वार्ता मंच है, औपचारिक नहीं है, अनौपचारिक रखा गया है। विशेष तौर से कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि चीन की चिंताओं को या आप कह सकते हैं कि चीन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इसको अभी तक अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच के रूप में ही रखा गया है। भविष्य में हो सकता है कि इसको एक औपचारिक संगठन के रूप में या औपचारिक वार्ता मंच के रूप में विकसित कर दिया जाए। वर्ष नवंबर 2017 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र को किसी बाहरी शक्ति के प्रभाव से मुक्त रखने हेतु रणनीति बनाने के लिए इसका गठन किया गया है सामान्य तौर से। साल 2024 में भारत में इसका शिखर सम्मेलन होने वाला है क्वाड समूह का। ये भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अगर आप देखें कि इस पूरे क्वाड समूह में हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक पूरी तरह से सुरक्षा सुनिश्चित करना, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को बहाल करना, जिस तरह से साउथ चाइना सी में लगातार चाइना अपने अधिकारों को लेकर या अपने दावों को लेकर के असर्टिव होता जा रहा है, उसके संदर्भ में क्वाड समूह विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हिंद महासागर की ये स्थिति है, माफ कीजिएगा, दक्षिण चीन सागर की ये स्थिति है और दक्षिण चीन सागर से होकर ही प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को जोड़ने वाला मुख्य व्यापार होता है। अंकटाड के एक आंकड़े के अनुसार लगभग 37 जो टोटल वैश्विक व्यापार है उसका लगभग 37% व्यापार वर्ष 2016 में दक्षिण चीन सागर से होकर के हुआ है। जो वैश्विक शिपिंग इंडस्ट्री के माध्यम से जो व्यापार होता है उसका लगभग 37% का वर्ष 2016-17 का आंकड़ा है अंकटाड का। इस संदर्भ में ये जो पूरा क्षेत्र है विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है और इस पूरे क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की स्थिति को बहाल करने के लिए, उसको मजबूत बनाए रखने के लिए, लगातार मेंटेन रखने के लिए इस तरह का क्वाड समूह विशेष रूप से रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्व रखता है। अगर हम इसके कुछ और तथ्यों की बात करें तो वर्ष 2023 में इसका शिखर सम्मेलन, जैसा कि अभी आपको बताया, जापान के हिरोशिमा में हुआ और इसमें क्वाड समूह के सभी देशों के नेताओं के द्वारा भाग लिया गया। इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, यानी जो सरकार के प्रमुख थे या राष्ट्र के प्रमुख, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्रियों द्वारा इसमें हिस्सा लिया गया। शिखर सम्मेलन ने मुक्त, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र की वकालत की और साथ ही इस तरह कानून के शासन पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के सामान्य दृष्टिकोण के प्रति अपनी एकजुटता और प्रतिबद्धता को प्रस्तुत किया। यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि कानून के शासन के आधार पर एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था विकसित करना, तो इसका मतलब ये आता है कि जो भी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को सुनिश्चित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी जैसे कानूनों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत जो शिपिंग के माध्यम से होते हैं उसमें पालन किया जाना चाहिए, उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मुक्त, खुले और समावेशी रूप से सभी देशों की इस व्यापार में भागीदारी सुनिश्चित हो सके। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र के लचीलेपन और समृद्धि को मजबूत करने के लिए इसमें 6 पहलों की भी घोषणा की गई है। लचीलेपन का मतलब क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन होना चाहिए, नियम लचीले होना चाहिए ताकि सभी देशों की उसमें भागीदारी सुनिश्चित हो सके और सभी देश भागीदारी सुनिश्चित करके अपने आर्थिक समृद्धि को आगे बढ़ा सके, और जिससे आर्थिक समृद्धि को आगे बढ़ाएंगे तभी इन देशों के लोगों में जीवन स्तर ऊपर उठेगा और समृद्धि सुनिश्चित होगी। तो इस तरह की बात इसमें कही गई है। एक और चर्चा का बिंदु, एक और समझौता वर्ष 2023 में रहा जिसको हम अब्राहम समझौते के नाम से जानते हैं। अब्राहम समझौता वस्तुतः आप ये जानिए कि इजराइल के संबंधों को अरब देशों के साथ पुनः शांति की ओर ले जाने के लिए या नॉर्मलाइज करने के लिए, उनको बिल्कुल स्थिर रखने के लिए अमेरिका द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। सितंबर 2023 में इस पहल के 3 वर्ष पूरे हो गए हैं और इसलिए विशेष रूप से चर्चा में है। जब इसकी पहल की शुरुआत वर्ष 2020 में हुई थी तो शुरुआत में अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल के संबंधों को
संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के के साथ एक नॉर्मलाइज करने का प्रयास किया गया था, और यानी उनको सामान्य बनाने का प्रयास किया गया था। अब्राहम समझौते के माध्यम से मध्य पूर्व में राजनीतिक, आर्थिक और सुधार एकीकरण की शुरुआत की गई है। अगर हम इसको नक्शे के माध्यम से समझे तो देखिए, ये इजराइल की अवस्थिति है, और इजराइल के अरब देशों के साथ अगर संबंधों को, विशेष तौर से अरब के जो खाड़ी देश हैं जैसे बहरीन हुआ और चाहे यूएई हुआ, तो उसके संबंधों को अगर सामान्य बनाने का प्रयास किया जाता है तो ये न केवल मध्य पूर्व में शांति स्थापित करेगा, बल्कि अफ्रीका का जो ऊपरी क्षेत्र है जिसको हम अरब वर्ल्ड में ही सामान्य तौर से मानते हैं, उसमें भी, वहां भी संघर्षों को समाप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। तो इस अब्राहम अकॉर्ड के माध्यम से सामान्य तौर से पहले बहरीन और यूएई के साथ इसराइल के संबंधों को नॉर्मलाइज करने के समझौते पर एक समझौता किया गया, जिसको हम अब्राहम समझौते के नाम से जानते हैं, और बाद में इसमें मोरक्को भी शामिल हुआ। फिर इस पर सहमति व्यक्त की सूडान ने भी इस पर सहमति की और अब्राहम अकॉर्ड पर साइन किए, लेकिन अभी तक उसके संबंध इसराइल से नॉर्मलाइज नहीं हुए हैं। और वर्ष 2023 में सूडान में जो जिस प्रकार की गृह युद्ध जैसी स्थितियां उभरी है, तो अभी इसमें इस तरह अब्राहम अकॉर्ड से पूरी तरह इसराइल के साथ सूडान के संबंधों को नॉर्मलाइज होने में और अधिक समय लग सकता है। वहीं इजिप्ट ने अभी अब्राहम अकॉर्ड पर साइन नहीं किए हैं, लेकिन इसराइल के साथ उसने एक पीस ट्रीटी पर समझौता कर दिया है। तो ये पूरा का पूरा मध्य पूर्व और अरब वर्ल्ड में एक न्यू डेवलपमेंट है, अब्राहम समझौता, जो वर्ष 2020 में शुरू हुआ अमेरिका के प्रयासों से, उसकी मध्यस्थता से। इसको थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो इसराइल और कई अरब राज्यों के बीच वर्ष 2020 में हस्ताक्षरित समझौतों की एक श्रृंखला को यह प्रदर्शित करता है। मध्य पूर्व में राजनयिक संबंधों में एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है। अगर इसमें शामिल देशों की बात करें तो सबसे प्राथमिक देश कौन सा है? इसराइल है, जो समझौते की एक प्रमुख पार्टी है, और इसराइल ने भाग लेने वाले अरब देशों के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने पर सहमति व्यक्त की है, जो कि अरब राज्यों के साथ उसके ऐतिहासिक रूप से शत्रुतापूर्ण संबंधों में एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु होगा। यानी इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो। संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो ये पहला अरब देश बना है जिसने औपचारिक रूप से अब्राहम समझौते के तहत इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की घोषणा की है। इसी के अलावा पूर्ण राजनयिक संबंधों की स्थापना के साथ आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर हम बहरीन की बात करें तो बहरीन ने इजराइल संयुक्त अरब अमीरात के बाद इस पर सहमति व्यक्त की, इस समझौते पर हस्ताक्षर किए, और इस शांति समझौते में राजनयिक संबंध और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग भी शामिल है। इसी तरह से अगर हम सूडान की बात करें तो सूडान भी इस समझौते में शामिल हुआ है, जो सूडान की विदेश नीति में एक बहुत बड़े भू चिन्ह को रिफ्लेक्ट करता है। साथ ही सूडान को इस समझौते से फायदा यह हुआ है कि अमेरिका उसको एक आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में, यानी एक ऐसे स्टेट के रूप में मानता था जो आतंकवाद को प्रमोट करता है, उसको स्पॉन्सर करता है। तो अमेरिका ने इस समझौते के बाद इस सूची से इसको सूडान को बाहर कर दिया है। इसी तरह से अगर हम मोरक्को की बात करें तो मोरक्को ने भी संबंधों को सामान्य बनाने के लिए अब्राहम समझौते पर समझौता किया है, ताकि वो इजराइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य बनाए। इस समझौते में इजराइल के साथ मोरक्को की भागीदारी के बदले में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पश्चिम सहारा पर मोरक्को की संप्रभुता को मान्यता प्रदान की गई है। पश्चिम सहारा का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सामान्य तौर से एक एक संघर्ष वाला क्षेत्र है। इस समझौते से पहले इसको कई बार वेस्टर्न सहारा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। वेस्टर्न सहारा का क्षेत्र, बहुत से देश ऐसे हैं जो वेस्टर्न सहारा को एक अलग देश के रूप में भी मान्यता देते हैं, लेकिन अब अमेरिका ने अब्राहम अकॉर्ड पर मोरक्को द्वारा साइन किए जाने के बाद वेस्टर्न सहारा पर मोरक्को की ही संप्रभुता को मान्यता प्रदान कर दी है। तो ये मोरक्को को होने वाला, इस समझौते से होने वाला एक बड़ा लाभ है। एक और संगठन विशेष रूप से चर्चा में रहा जिसको हम फाइव आइज अलायंस के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं कि पिछले वर्ष कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडियो द्वारा भारत पर इंटेलिजेंस एजेंसी के माध्यम से कनाडाई नागरिकों की हत्या का कुछ आरोप लगाया गया।
और इसमें एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया, और उस रिपोर्ट, जो वो रिपोर्ट थी, वो बेसिकली फाइव आइज अलायंस की ही रिपोर्ट थी। इसलिए फाइव आइज अलायंस संगठन के बारे में जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये क्या है? ये एक खुफिया गठबंधन है। किस किस के बीच स्थित है? फाइव अलाइज, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य एक खुफिया गठबंधन है, और ये सिग्नल इंटेलिजेंस में संयुक्त सहयोग के लिए एक संधि को भी रिफ्लेक्ट करता है, एक संधि है। और वस्तुतः ये देश बहुपक्षीय यूके यूएसए समझौते के भी पक्षकार हैं, जो सिग्नल इंटेलिजेंस में संयुक्त सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण संधि है। और इसके माध्यम से ये जो फाइव अलायंस है, ये एक दूसरे को खुफिया जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। चलिए इस संगठन के बारे में और ज्यादा जानते हैं। ये जो भागीदार हैं, ये भागीदार राष्ट्र पांचों ही सहयोग के हिस्से के रूप में दुनिया के सबसे घनिष्ठ बहुपक्षीय समझौतों में से एक के भीतर खुफिया जानकारी का व्यापक आदान प्रदान करते हैं। अपनी उत्पत्ति के बाद से ही एजेंसी ने बाद में अपने मुख्य समूह को 9 आईज और 14 आईज गठबंधनों तक बढ़ा दिया था। यानी 5 आईज में 5 नेशन थे। उसके बाद जब 9 आईज की हम बात करें तो इसमें 4 और देशों को बढ़ा दिया गया। किन किन देशों को बढ़ा दिया गया? नीदरलैंड्स, डेनमार्क, फ्रांस और नॉर्वे। इसी तरह से 14 आईज ब्लॉक की अगर हम बात करें तो उसमें 4 और देश बढ़ा दिए गए, जिसमें बेल्जियम, इटली, जर्मनी और स्पेन और स्वीडन को शामिल कर लिया गया। यानी 5 और देश इसके अंतर्गत बढ़ा दिए गए। तो इस प्रकार से 5 संगठन हमारे सामने आते हैं, 5 आईज, 9 आईज और 14 आईज। अलग अलग इनकी संख्या को आप यहाँ से देख सकते हैं, कौन कौन से देश इसमें शामिल है 9 आईज में और 14 आईज में। 5 आईज अलायंस का जो पूरा गठन है, ये किस प्रकार से हुआ था? वर्ष 1943 में ब्रिटेन यूएसए यानी रूसा समझौते ने यूके यूएसए समझौते की नींव रखी, जो 1946 में संपन्न हुआ। ये वस्तुतः आप जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो रूस पश्चिमी यूरोप का एक बहुत बड़ा हिस्से को इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप से बहुत नुकसान हुआ था, और यूरोप में अमेरिकी सेनाओं का समर्थन करने के लिए दोनों देशों के बीच यानी यूके और यूएसए के बीच खुफिया जानकारी साझा करने के लिए ब्रूसा पर हस्ताक्षर हुए थे, ताकि यूरोप में अगर किसी भी प्रकार का भविष्य का संकट खड़ा होता है किसी अन्य नॉन स्टेट एक्टर्स या स्टेट एक्टर्स के माध्यम से, तो उसकी जानकारी का पता लगाया जा सके। इसलिए यूके और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ, पहले 1943 में हुआ, और फिर ये समझौता ब्रूसा की एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो ब्रूसा है ये आधार बना यूके यूएसए के बीच एक समझौते का। इस समझौते में 1949 में कनाडा शामिल हुआ, और उसके बाद 1956 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी इस गठबंधन का हिस्सा बन गया। इसमें आधिकारिक तौर पर इसे स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन अस्तित्व के बारे में 1980 के दशक में जानकारी प्राप्त हो गई थी, और वर्ष 2010 में यूके यूएसए समझौते की फाइलें भी जारी हुई थी। तो उसके माध्यम से इस 5 आईज अलायंस के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, और इसी के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडियो द्वारा भारतीय एजेंसीज पर कनाडाई नागरिकों को हताहत करने का आरोप लगाया गया था, और इसके कारण 5 आईज अलायंस चर्चा में था। एक और मुद्दा खासतौर से वर्ष 2023 में चर्चा में रहा, जिसको हम चीन के स्टेपल्ड वीजा के नाम से जानते हैं। तो चीन ने पिछले साल अरुणाचल प्रदेश के 3 एथलीट्स को स्टेपल्ड वीजा जारी किया गया, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने इसका कड़ा विरोध किया। स्टेपल्ड वीजा जारी करने की जो शुरुआत है वो चीन ने वर्ष 2005 में की थी। वो अरुणाचल प्रदेश के और भारत के दूसरे राज्य जम्मू एंड कश्मीर के निवासियों को ऐसा वीजा समय समय पर जारी करता है, और उसका लगातार भारत द्वारा विरोध किया जाता है। सामान्य तौर से इस प्रवृत्ति का विकास वर्ष 2005 से चीन में हुआ है। तो भारत और चीन के मध्य बॉर्डर पर विवाद है, आप जानते हैं, और ये विवाद कहाँ कहाँ प्रमुख है। जैसे अरुणाचल प्रदेश के तवांग में वर्ष 2017 में डोकलम में एक संघर्ष हुआ। गलवान में आप जानते हैं वर्ष 2020 से एक स्टैंड ऑफ की स्थिति है। इसी प्रकार से देपसांग के इलाके में है, ये गलवान का इलाका है और ये देपसांग का इलाका है। इसी प्रकार से अक्साई, सामान्य तौर से इस हिस्से को एक अक्साई चीन का, जिस पर चीन ने अवैध कब्जा किया हुआ है,
यहाँ पर एक और हिस्सा है जिसको हम चुमार के नाम से जानते हैं, तो ये भी संघर्ष का हिस्सा रहा है। इस क्षेत्र को, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र को और इस सामान्य तौर से अक्साई चीन वाले क्षेत्र को, जो लद्दाख का भारत का उत्तर पूर्वी हिस्सा है, इसे चीन विवादित क्षेत्र मानता है और इसके निवासियों को स्टिपल्ड वीजा वर्ष 2005 से जारी करने की प्रवृत्ति उसमें देखी गई है। स्टिपल्ड वीजा क्या है? स्टिपल्ड वीजा वस्तुतः पासपोर्ट पर मुहर नहीं लगा, स्टिपल्ड वीजा में पासपोर्ट पर मुहर नहीं लगाई जाती। मुहर कहाँ लगाई जाती है? एक अन्य कागज पर मुहर लगाकर उसको पासपोर्ट के साथ स्टिपल्ड किया जाता है, नत्थी किया जाता है पिन के माध्यम से, इसलिए इसको स्टिपल्ड वीजा के नाम से जानते हैं। नियमित वीजा मुहर के साथ पासपोर्ट में लगा होता है, यानी नियमित जो वीजा होगा वो पासपोर्ट में ही मुहर के साथ लगा होगा, लेकिन स्टिपल्ड वीजा को पासपोर्ट के साथ पिन द्वारा नत्थी किया जाता है, यानी स्टेपल किया जाता है। इस कारण इस वीजा को अलग भी किया जा सकता है। स्टिपल्ड वीजा जारी करना अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत के साथ चीन के चल रहे क्षेत्रीय विवादों का भी हिस्सा है, जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि किस प्रकार से वो अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ जो लद्दाख का उत्तर पूर्वी हिस्सा है उस पर भी अपने दावे प्रस्तुत करता है। चीन स्टिपल्ड वीजा को वैध मानता है, जबकि भारत इसकी वैधता को स्वीकार नहीं करता, इसको पूरी तरह से अवैध मानता है। वीजा और पासपोर्ट की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि सीमा पार अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करना पासपोर्ट और वीजा द्वारा ही संभव है, जो किसी भी देश और राज्य की संप्रभुता और उसके शासन को दर्शाता है। अगर हम बात करें पासपोर्ट की, तो पासपोर्ट आपकी पहचान और नागरिकता का संकेत करता है, जबकि वीजा विशिष्ट गंतव्यों में प्रवेश की अनुमति प्रदान करता है। पासपोर्ट मूल देश या वर्तमान निवास वाला देश जारी करता है, जबकि वीजा किसी बाह्य देश का प्रतिनिधित्व करने वाले दूतावास या वाणिज्य दूतावास, जिसको हम कॉन्सुलेट के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा जारी किया जाता है। अगर भारत चीन विवाद की बात करें तो जैसा कि अभी आपको बताया गया था, चीन अरुणाचल प्रदेश पर भारत की संप्रभुता को विवादित मानता है, उसकी सॉवरेनिटी को विवादित मानता है और तिब्बत और ब्रिटिश भारत के बीच की सीमा मैकमोहन रेखा की वैधता को भी चुनौती देता है। ये जो मैकमोहन रेखा है ये 1914 में शिमला समझौते के माध्यम से, शिमला कन्वेंशन के माध्यम से अस्तित्व में आई थी, इसको ये स्वीकार नहीं करता और उससे आगे बढ़ता है। उससे आगे बढ़ने के बाद अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रिएट की जाती है तो उसकी भी वैधता को, उस पर भी ये असहमति व्यक्त करता है, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ जैसी समस्या भी देखने को मिलती है। यानी ये भारत और चीन के मध्य जो सीमा विवाद है उससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो ये कुछ खबरें थी पिछले एक वर्ष की, जिन पर हमने चर्चा करने का प्रयास किया है विस्तार से, ताकि इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आता है तो उस प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्न को आप ठीक तरीके से हल कर सके, उसको ठीक कर सके और अपनी परीक्षा को क्वालिफाई कर सके। हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम से लाभ उठा पा रहे होंगे। रोज दोपहर 2 बजे इस तरह का प्रोग्राम, हमारा जो ये करंट सीरीज का प्रोग्राम है, ये आ रहा है और निश्चित रूप से आप इस श्रृंखला से अगर जुड़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।